हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा नया चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव, दोस्त और शत्रु। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत ही मजेदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले आपको सूक्ष्म जीव के बारे में दिखाऊं? अरे कैसे देख सकते हैं? नेकेड आइट से नहीं देख सकते भाई सूक्ष्म जीव। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि आपको नॉर्मल आई से दिखाई नहीं दे सकते। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा या माइक्रोस्कोप लगेगा। किसको देखने के लिए? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। अब इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में आप एक बात और सुन लीजिए, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर इनकी बॉडी हो सकती है मल्टी सेलुलर वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टाइप के होते हैं। और एक बात और, जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बारे में ये फेमस है कि ये हर जगह मिलते हैं आपको। ठीक है, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन यानी हॉट या फिर कोल्ड या मार्शी एरिया, दलदल एरिया, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्टी एरिया। ठीक है, किसी भी जगह पे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कितने कितने टाइप्स के सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया का नाम लेंगे। बहुत ही फेमस है कि बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलते हैं, नेकेड आइट से नहीं देख सकते, उन्हीं की बात हम करेंगे, उन्हीं को आप सूक्ष्म जीव कह रहे हैं। फंगस को भी आप नहीं देख सकते नॉर्मली, तो ये भी सूक्ष्म जीव में आती है। एल्गी और प्रोटोजोन, प्रोटोजोन में क्या आता है? अमीबा। हाँ बच्चों, अमीबा, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है, और अगर एक सेल का है तो आप नॉर्मल आईसे से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें सूक्ष्म जीव के अंदर हमने 4 पार्ट में देखी। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एल्गी। एल्गी के अंदर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और वो है क्लमाइडोमोनस का। क्लमाइडोमोनस किस तरह से दिखता है बच्चों? ये देखिए, ये क्लमाइडोमोनस है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। स्पायरोगैरा कैसा दिखता है? ये एल्गी यानी कवक दिखती है इस तरीके से, मल्टी सेलुलर जैसी। ठीक है, इसके अलावा फंजाई यानी ब्रेड मोल्ड, जब ब्रेड सड़ जाती है तो उस पर फंगस लग जाती है। अब ये ब्रेड मोल्ड कैसे दिखती है, इसको देखने के लिए आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड पे दिखने वाली एक फ्रूट बॉडी की तरह दिखने वाली ब्रेड मोल्ड है। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब भी क्या है? फंगस के ही कुछ नाम हैं। हम प्रोटोजोन की बात कर चुके हैं, जिसमें अमीबा मैंने बताया था यूनिसेलर होता है, एक सेल का, इरेगुलर शेप की इसकी बॉडी होती है। पैरामीशियम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये स्लीपर शेप का होता है, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो चप्पल नुमा होती है, और उसकी बॉडी पे छोटे छोटे फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया होते हैं, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल तो देखे, लेकिन जरा हम फोटोग्राफ में भी देख लेते हैं। बहुत ही शानदार फोटो है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन और एल्गी की, विद एग्जाम्पल जो भी मैंने बोले थे। ये सारे के सारे आपको नॉर्मल आई से नहीं दिख सकते, लेकिन मिलते हर जगह हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में किसी भी जगह मिल सकते हैं ये। एक वायरस भी हम यहाँ पे लेते हैं। बच्चों देखो, वायरस का कोई किंगडम तो है नहीं, लेकिन वायरस के बारे में हम ये मानते हैं, ये एक कनेक्टिव लिंक है। एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, ये एक कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है? ये ना तो पूरी तरीके से लिविंग है, ना पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। ठीक है, यानी कि जैविक अजैविक के बीच की ये कड़ी है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वायरस। वायरस की बॉडी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें लगती हैं। आपको यहाँ पे 2 वायरस के डायग्राम दे रखे हैं। एक बहुत ही फेमस है बैक्टीरियोफेज, जो टेडपॉल वायरस के नाम से भी जाना जाता है। टेडपॉल क्यों? क्योंकि इसके पास हेड है और टेल है। इसके अलावा ये वाला वायरस देखो, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV यानी कि एड्स करने वाला वायरस है, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। अब इन दोनों वायरसों को अगर हम मिला के पढ़ें तो ये कुछ 6 चीजें हैं जो वायरस को तैयार करवाई जाती हैं। वायरस में कैप्सिड होता है। कैप्सिड आपको नंबर 1 पे दिख रहा है, आउटर कवरिंग। यहाँ पे कैप्सिड आपको इधर दिख रहा है, इंटरनल के अंदर। इसके अलावा वायरस में DNA भी हो सकता है और वायरस में RNA भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल। तो हमें क्या पता चला? वायरस यानी कुछ वायरस में DNA होते हैं और कुछ वायरस में RNA होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? DNA, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? RNA। एनवलप क्या है? अब देखो, एनवलप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये एनवलप में आता है।
ठीक है। तो कैप्सिड के ऊपर एक कवरिंग होती है एनवलप की, और कई बार एनवलप के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसे कहते हैं एनवलप प्रोटीन। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये ब्लूइश वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो है एनवलप प्रोटीन है। एनवलप के ऊपर जो प्रोटीन के बॉल्स होते हैं उन्हें एनवलप प्रोटीन कहते हैं। और कुछ वायरस में एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एड्स के वायरस में दिख रहा है, HIV के अंदर एक टाइप से एंजाइम है। तो यहाँ पे आपने वायरस के बारे में स्टडी किया। अब हम आगे बात करते हैं कि देखो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में बात करना है, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैम बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कोई फंगस हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? तो बेटा देखो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया हैं, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सॉइल पे देखते हैं डेड बॉडी गिरती है, एक पत्ता भी गिरता है तो वो जमीन पे गिरता है, कोई डेड बॉडी भी गिरती है किसी एनिमल की तो वो जमीन पे पड़ी होती है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, कुछ दिनों में वो जो डेड बॉडी है अपने आप गायब हो जाती है। कहाँ? याद रखिए, वो जो डेड बॉडी है उसको खत्म कौन करता है, उसको तोड़ता कौन है, उस कॉम्प्लेक्स बॉडी को डिकम्पोज किसने किया? एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया ने। जी हाँ, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी खाना चाहिए, उनको भी अपनी ग्रोथ करनी है भाई। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं जगह जगह पे कोई डेड बॉडी है क्या। ठीक है, तो उस डेड बॉडी को क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिकम्पोज करके उस डेड बॉडी को न्यूट्रिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ दोबारा से, यहाँ पे ये सॉइल है, इसमें कोई लीफ गिरी, बैक्टीरिया इस पे अटैक करेंगे, इस डेड बॉडी को वो तोड़ेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके इस लीफ के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, पोटेशियम, जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं या न्यूट्रिशंस हैं, उनको सॉइल के अंदर ही दोबारा से डाल देंगे। ठीक है, तो याद रखिए जो भी डेड बॉडी है उसे डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सॉइल में उसको मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मिट्टी में उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन चला गया ना डेड बॉडी का, तो इससे सॉइल क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई, फर्टाइल हो गई। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एक और चीज मानते हैं कि आपकी एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो याद रखिए होता क्या है, जो प्लांट है, जैसे कि ये सॉइल है और ये रूट है, प्लांट की क्या है, ये रूट। ठीक है, यहाँ पे आसपास क्या रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं इन रूट्स में, इन जड़ों में। ये क्या करते हैं, जैसे बारिश हुई तो वाटर के साथ एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके जमीन में जाता है, सॉइल में गया। सॉइल में जैसे ही ये नाइट्रोजन गया, इसे कौन फिक्स करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ, राइजोबियम। क्या नाम बोला मैंने? राइजोबियम। बच्चों याद कर लो, आगे जाके इस चैप्टर में आएगा। तो याद रखिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर आए हुए नाइट्रोजन को ले लेते हैं। आओ भाई आओ आओ, नाइट्रोजन आ जाओ। नाइट्रोजन भाई साहब आ गए। अब ये नाइट्रोजन भाई साहब को कहाँ डाला गया? प्लांट के अंदर, प्रोटीन बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखें, हर कोई यहाँ पे एक दूसरे की मदद करता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन किसको दिया? प्लांट को। प्लांट के अंदर नाइट्रोजन गया और क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो प्लांट की हेल्प हो गई। लेकिन प्लांट इसके बदले इस बैक्टीरिया को क्या देगा? रहने के लिए जगह, कि भाई मेरी जड़ों में रह सकते हो तुम। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिससे आपका नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और प्लांट के अंदर क्या बन जाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब के तौर पे यहाँ पे आपने पढ़ा। अब हम कुछ और चीजें बनाना सीखेंगे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव हमें दूध से दही बनाना सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा मम्मियाँ अगर कभी किचन में गए हो बाय चांस, तो आपने देखा होगा कि मम्मी दूध को गर्म करती हैं, ठीक है, गुनगुना सा करती हैं, उसके अंदर फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालती है। अरे मैम, मम्मी के पास बैक्टीरिया कहाँ से आया? अरे बच्चों, बैक्टीरिया बताओ कहाँ से आया? वो जो दही होता है, ठीक है, 1 चम्मच दही जो होता है वो उस दूध में डाल दिया जाता है, यानी कि उस दही में कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलस। वो कहाँ डाल दिया आपने? दूध में। अब वो पूरा दूध कुछ घंटों में ही क्या बन जाएगा? दही। 1 चम्मच दही से पूरा दही बन गया मैम।
हाँ बच्चों, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया उसमें थोड़े से गए थे, उसने पूरी कॉलोनी बना ली है बैक्टीरिया की, और अब वो दूध से क्या बन गया है, दही। तो याद रखिए, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। इसके अलावा चीज बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री, अल्कोहल, वाइन, विनेगर या कोई भी एसिटिक एसिड वाला प्रोडक्ट, इन सब में भी क्या चाहिए आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मेडिसिन के अंदर भी लगते हैं बनाने में। एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। देखो, एक फंगस है, यहां पे मैं लिख रही हूं फंगस, ठीक है। ये जो फंगस है, इसकी बॉडी से कुछ केमिकल हमने निकाले, और उस केमिकल से बनाई हमने क्या बनाई, एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक, ठीक है। एक फंगस है जिसकी बॉडी से कुछ केमिकल निकाल के हमने एंटीबायोटिक दवाई बनाई। ये एंटीबायोटिक हम किसी इंसान को देते हैं तो उससे बैक्टीरिया किल हो जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने में, किल करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा कि बीच में ये हेल्प कैसे कर रहा है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एक दवाई बना रहे हैं, वो दवाई इंसान ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, और बैक्टीरिया मर रहा है, ठीक है। तो ये किलिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम आते हैं, यानी मेडिसिन बनाने के तौर पे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दूध से दही बनाने के लिए आपको लैक्टोबैसिलस चाहिए। ये बैक्टीरिया थोड़ा भी अगर दूध में चला जाएगा तो ये बैक्टीरिया पूरी कॉलोनी बना लेता है और फिर उससे दही बन जाता है। रोटी बनाने के लिए भी, हाँ भाई, डफिंग करने के लिए भी, ब्रेड बनाने के लिए भी, आटा जो होता है आप जब लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए, प्लेट है, उसमें आपने आटा डाला और पानी डाला, जैसे ही आपने वो गूंधा, जो डफिंग तैयार हुई, जो आटा तैयार हुआ, आप उसको हाथों हाथ नहीं यूज करते, उसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। जब आप आटे को ढक के रखते हैं ना बच्चों, तो एनवायरमेंट में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ये एक्टिव हो जाते हैं कि अरे भाई क्या बना, क्या बना, आटा तैयार कर दिया इसने, ठीक है मैं जा रहा हूं फिर अंदर। तो याद रखिए, जैसे ही आप उसे ढक के रखते हैं तो बैक्टीरिया भी उसमें चले गए। बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, उस आटे को एक टाइप से थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस आटे को क्या करते हैं, वो फुला देते हैं, ठीक है। फुलाने के बाद, यानी फर्मेंट होने के बाद, वो आटा फूला हुआ जो है, ज्यादा नहीं फूलता, लिटिल बिट जो है वो CO2 की गैस की वजह से फूल जाता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, रोटियां कैसी बनती है, मुलायम, ठीक है, फूली फूली सी। तो याद रखिए, रोटी बनाने के लिए भी आपको, या ब्रेड बनाने के लिए भी जो डफिंग तैयार करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लगते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसके अलावा हम ये बात करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए भी। हाँ बच्चों, सही बात सुना आपने, अल्कोहल बनाने के लिए भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लगते हैं। कैसे, देखो सुनो, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसे अपन फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है। इन बड़े बड़े कंटेनरों में क्या होता है, या तो फ्रूट्स डाल दो, या तो ग्रेन्स डाल दो, अनाज डाल दो। इन कंटेनर में फ्रूट डाल दिया, या फिर आपने क्या डाल दिया, ग्रेन डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, फ्रूट या ग्रेन। जब आपने ये चीजें डाली है इसमें, तो फिर क्या होता है, इसके साथ आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंट्रोड्यूस कर दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंट्रोड्यूस कर दो इसके अंदर, और इसको फर्मेंट होने के लिए कुछ महीनों के लिए रख दो। फर्मेंट का मतलब क्या है, सड़ाना होता है। बंद है पूरा कंटेनर, उसमें क्या क्या है, फ्रूट है या ग्रेन हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने डाला ही है, एसेंशियल है, पानी भी डाला है, ताकि लिक्विड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो याद रखिए, फिर क्या होगा, इस कंटेनर में ये फ्रूट से क्या बन सकती है आपकी, अल्कोहल, ग्रेन से भी क्या बन सकती है, अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजों को सड़ाया जाता है, बट सड़ाने के लिए आपको, यानी कि फर्मेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज करना पड़ेगा। अब मेडिसिन के बारे में मैंने बता ही दिया था, एक फंगस में से एक केमिकल निकाला, केमिकल से एंटीबायोटिक दवाई बनाई, एंटीबायोटिक से ह्यूमन के अंदर डाला, ह्यूमन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया है, वो किल हो गया। तो ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज में किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज। इसके अलावा वैक्सीनेशन बनाने के लिए, यानी वैक्सीन बनाने के लिए भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज किया जाता है बच्चों। हाँ, अब कैसे मैम, वैक्सीन कैसे, सुनो, पोलियो की दवाई सबने ली है, ठीक है। पोलियो की ड्रॉप में, ओरल पोलियो जैसे अपन बोलते हैं, ओरल वैक्सीनेशन कहते हैं उसे, क्योंकि आप बाहर से उसे ले रहे हो। तो ओरल वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपने वो 2 बूंद जिंदगी के लिए ठीक है, यानी वैक्सीनेशन ली,
अब वो वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में जाएगा तो एक्चुअली वो है क्या, वो है डेड पोलियो वायरस। आपकी बॉडी में क्या डाला गया है उस ओरल वैक्सीनेशन के अंदर से, आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है डेड पोलियो वायरस। जो पोलियो करने वाला वायरस है वही डाला गया है, लेकिन डेड फॉर्म में जब पोलियो का वायरस गया तो आप में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। आपकी बॉडी के अंदर जब ये जाएगा तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी। एंटीबॉडीज बनते ही आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है कि अगर ऐसा ही दिखने वाला कोई जिंदा वायरस आ गया तो फिर हम उसे कैसे किल करेंगे, इस स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। तो याद रखिए वायरस का स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक याद कर लेती हैं, अगर ये जिंदा फॉर्म में आया तो फिर ये एंटीबायोटिक उसको खत्म कर देंगी। तो याद रखिए वैक्सीनेशन भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे डिजीज करने वाले, देखो अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली कि हमारे पास दही बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, चीज बटर पिकल्स के लिए, सबके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लगते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी चीजें हैं जो खराब भी होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे शत्रुओं की भी, यानी कि फो की बात भी करेंगे, यानी कि मनुष्य में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनसे बीमारी होती ही है, ठीक है, और जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन ये डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर हुए, तुमने उसे खाया तो नहीं है, लेकिन एंटर कैसे हुए, तो देखो, या तो आपने सही में कोई गलत फूड खाया है, स्पॉइल्ड फूड खाया है, खराब खाना खाया है जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी था, अब आपने उस फूड को खाया तो वो आपकी बॉडी में आ गया। या तो गलत पानी पिया है, यानी खराब पानी पिया है, जैसे कि आप कहीं ये पॉन्ड वाटर पी लेंगे, लेक का पानी पी लेंगे जो फिल्टर भी नहीं होता, तो आपने वहां का पानी पी लिया, या मटकी का बिल्कुल नीचे का गंदा पानी पी लिया, ये बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो गलत खाने से, गंदे पानी से, इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू भी आपकी बॉडी में आ जाते हैं। जैसे कि मक्खियां होती हैं, आपने देखा होगा खाने के ऊपर वो मक्खी नहीं बैठने देते, क्यों, क्योंकि मक्खी जो होती है कहीं गंदी गंदी जगहों पे जाती है, स्पॉइल्ड जगहों पे जाती है, उसके पैरों में, यानी कि जो उसके पैड्स होते हैं उन पर क्या चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया या फिर कुछ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म चिपक सकता है बच्चों, प्रोटोजोन चिपक सकता है, ये आपके फूड पे जाएंगी, बैठेंगी, और फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके उस फूड में चला गया और उस फूड को फिर आपने खाया। तो याद रखिए इस तरीके से हाउस फ्लाई। इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कॉकरोच या रैट्स, इनको आप अपने खाने से दूर क्यों रखते हैं, क्योंकि मम्मियाँ आपने देखा होगा दवाइयाँ रख देती हैं, चूहे मारने की दवाई रख दी, कॉकरोच मारने की लक्ष्मण रेखा लगा दी, कुछ भी, ये सब क्यों किया जाता है, ताकि आपका खाना खराब ना हो, क्योंकि खाने पे जाएंगे, इनकी बॉडी पे जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म लगा होगा वो उस खाने में जाएगा और वो खाना फिर आप खाएंगे तो आपको हो जाएगी बीमारी, डिजीज। तो याद रखिए ये कुछ हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि संचारी रोग की बात भी करेंगे, यानी कि आपने देखा एयर, वाटर, इंसेक्ट यानी और अदर एनिमल्स के थ्रू आपकी बॉडी में ये चला गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जाती है, जैसे कि सपोज करो मुझे जुकाम हो रही है और मैंने छींक दिया किसी के सामने, दूसरे को भी हो जाएगी, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है, ठीक है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी बीमारियां चली जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्मफुल चीजें होती हैं सूक्ष्म जीव के तौर पे, जो मैं एयर, वाटर, फूड और कांटेक्ट और मॉस्किटो की बात कर रही थी, यहाँ पे वही चीजें आ गई हैं। जैसे चिकन पॉक्स कांटेक्ट से हो जाता है, फूड में यानी कि आपको कॉलेरा नाम का बीमारी हो जाएगा, इसके अलावा वाटर से आपको कॉलेरा, टाइफाइड हो सकता है, पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, एयर से आपको टीबी या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो हो सकता है, मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया हो सकता है। तो बीमारियों के नाम भी आपने डिस्कस करे। अब बच्चों सुनिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।